उपसभापति जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण जनजातीय मामले मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु समय दिया है। मैं सदन में यह दुख के साथ कहना चाहूँगा कि इस बजट में न सिर्फ दलितों और आदिवासियों को उनके आर्थिक हक से वंचित रखा गया है, बल्कि बजट से उन्हें अदृश्य ही कर दिया गया। जनजातीय मामले मंत्रालय के लिए आवंटित की गई अनुदान राशि बहुत ही निराश करने वाली है। नीति आयोग के दिशा निर्देशों तक का पालन नहीं किया गया है, जिसके मुताबिक दलितों और आदिवासियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में बजट में हिस्सेदारी तय किए जाने की व्यवस्था है। इस बजट में आदिवासियों और दलितों को लाभ पहुंचाने वाली कोई योजना को ये सिरे से ही गायब कर दिया है या पूरी तरह से अप्रासंगिक कर दिया गया है। अतः वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में कॉरपोरेट सेक्टर का और उनके लिए बजट कहना बिल्कुल सही, कहना उचित ही है। दलित मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय अभियान ने इस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट अपने विश्लेषण में इस बात पर प्रकाश डाला है कि अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आवंटन और अनुसूचित जाति के लिए कल्याण के लिए आवंटन ऊपर नीति आयोग के निर्देशों के अनुसार आवंटित करना अनिवार्य था, लेकिन वर्तमान केंद्रीय सरकार पिछले 7 वर्षों से जनसंख्या के अनुपात में इस अनिवार्य राशि के आवंटन की अनदेखी करती रही। दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन के मुताबिक एससी और एसटी समुदायों के लिए बजट में क्रमशः 40,634 करोड़ रुपये और 9,399 करोड़ रुपये का अंतर है। अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित वर्ष 2021-22 में 79,942 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 87,473 करोड़ रुपये हो गया है और इस 2022-23 में बढ़कर 89,265 करोड़ रुपये हो गया है, जो सरकार के पूरे बजट का 2.26% है। एसटी समुदाय देश की कुल आबादी का लगभग 8.8% है। इसी तरह वर्ष 21-22 में अनुसूचित जाति के लिए 1,26,259 करोड़ रुपये का आवंटन किया। अब संशोधित बजट से बढ़कर 1,39,956 करोड़ रुपये हो गया है और इस वर्ष 2022 में फिर से बढ़कर 1,42,342 करोड़ रुपये हो गया। यानी सरकार के पूरे बजट का 3.61% और अनुसूचित जाति समुदाय की देश की कुल जनसंख्या लगभग 16.2% है। महोदय, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2022-23 में फसल बीमा योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए 1,381 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। इसी तरह अनुसूचित जाति के लिए इस योजना में 2,667 करोड़ रुपया इस योजना के लिए निर्धारित किया गया है। और दूसरी ओर केंद्रीय बजट 2022-23 में कृषि, शिक्षा और अनुसंधान के लिए धन आवंटन को कम कर दिया गया है। साथ ही बजट में कृषि, शिक्षा, पशु विज्ञान, फसल बीमा विज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध पर होने वाले खर्च को कम किया गया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत सरकार के पास पिछले वर्षों में इस योजना के तहत आवंटित धन के बारे में अनुसूचित जनजातियां एवं अनुसूचित जाति के लाभार्थियों का कोई डेटा नहीं है। इसलिए यह पुष्टि नहीं की जा सकती कि कितने एससी एसटी लाभार्थियों को लाभान्वित हुआ है। इस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में अनुसूचित जनजाति के लिए रोजगार सृजन के लिए आवंटन में भी भारी कमी हुई है। जनजाति मामलों के मंत्रालय के लिए आवंटन पिछले वर्ष के 7,524.85 करोड़ रुपयों के बजट अनुमान की तुलना में 12.32% बढ़कर 8,451.62
92 करोड़ रुपये हो गया है। लेकिन दूसरी ओर केंद्रीय बजट 2022-23 में अनुसूचित जनजातियों के लिए इस साल में 11.13 करोड़ रुपयों की गिरावट आई है, जो पिछले साल 89.5 करोड़ रुपये थी। इसी प्रकार जनजाति अनुसूचित जाति के लिए रोजगार सृजन के लिए आवंटित पिछले वर्ष के दौरान 170.96 करोड़ रुपये की काफ़ी रकम कम होकर 22.97 करोड़ रुपया हो गया है। यह दुख की बात है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए श्रम कल्याण योजना ने इसी वित्त वर्ष में 12.9 करोड़ रुपये से घटाकर 10.66 करोड़ रुपया किया है। इसी तरह अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए आवंटित के तहत पिछले वर्ष के 24.9 करोड़ रुपये से घटाकर 19.88 करोड़ रुपया किया गया है। वर्ष 2022-23 के बजट में प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना महात्मा गांधी मनरेगा योजना के लिए केंद्र ने 73,000 करोड़ रुपयों का आवंटन किया, जो पिछले वर्ष में योजना के लिए 58,000 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 25% कम किया है। यह किसी से छिपा नहीं है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय का गारंटीकृत सरकारी काम और भुगतान के लिए मनरेगा पर ही निर्भर है। इस संबंध में मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि इस आवंटित राशि से ही मजदूरी के रूप में 1,464 करोड़ रुपये और सामग्री के रूप में 10,900 करोड़ रुपयों का भुगतान किया जाना बाकी है, जो बजट को पूरी तरह से प्रभावित करेगा। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि नए बजट में केवल 60,700 करोड़ रुपया का ही प्रभावी रूप से उपलब्ध होगा। मैं महोदय आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि केंद्र की भाजपा सरकार की प्राथमिकता दलित आदिवासियों के लिए नकारात्मक साबित हो रही है तथा इस बजट के जरिए भाजपा सरकार ने साफ कर दिया कि इसकी प्राथमिकता में न तो आदिवासी है न तो दलित है। मुझे दुख के साथ सदन में यह कहना पड़ रहा है कि केंद्रीय सरकार देश के कमजोर दुबले आदिवासी लोगों के कल्याण हेतु अनेक योजनाओं समय समय पर घोषित करती रही है, लेकिन उनको तत्परता के साथ क्रियान्वित नहीं कर रही है, जिसकी वजह से देश के गरीब आदिवासी दलित लोग अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स, जो मार्कागत सुविधा का अभाव है, वो भी मैं बताना चाहूँगा कि देश के आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्रों में यदि मालखागत सुविधा का अभाव जो है वो नीचे मुजब है। गत वर्ष की स्थिति के अनुसार अभी 10 किलोमीटर के दायरे में 39,786 गांव में बैंक की सुविधा नहीं है और 39,953 गांव में सड़कें एक गांव से दूसरे गांव सड़कें को जोड़ा नहीं है। 49,533 गांव में सीसी और ब्रिक्स का रोड नहीं है। 34,990 गाँव में परिवहन की सुविधा पर नहीं है। 57,085 गाँव में नेट और इंटरनेट की सुविधा कॉमन सर्विस की सुविधा नहीं है। 7,176 गाँव का विद्युतीकरण होना और भी बाकी है। 90,100 गाँव में मार्केट की सुविधा नहीं है, वो भी करना बाकी है। 61,656 गाँव में पीने की पानी की सुविधा नहीं है, वो भी करना बाकी है। 17,538 गाँव में लैंडलाइन या मोबाइल फ़ोन की सुविधा नहीं है। 1,20,84,884 आदिवासी घरों में एलपीजी और बायोगैस की सुविधा नहीं है। 51,14,133 आदिवासी लोगों का घर कच्चा और उसका कच्चा छत है। 13,501 गांव में एक भी स्कूल नहीं है, बिना स्कूल के ये गांव है। तो महोदय आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ 28,031 गाँव में 10 किलोमीटर के दायरे में दवाखाना स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। 42,412 गाँव में 10 किलोमीटर के दायरे में वेटरनरी क्लिनिक भी नहीं है। 58,063 गाँव में ड्रेनेज की सिस्टम नहीं है। ऐसा बहुत देश के अंदर गांव ऐसे हैं
जहाँ पर सुविधा का अभाव है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, एकलव्य मॉडल स्कूल, अभी साहब बता रहे थे हमारे पूर्व वक्ता, एकलव्य मॉडल स्कूल चालू किया, लेकिन मॉडल स्कूल के अंदर जो क्वालिफाइड टीचर होना चाहिए वो टीचर्स नहीं मिलते हैं। वहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, साइंस ऐसे सब्जेक्ट वाइज टीचर वहाँ पर स्कूलों में उपलब्ध नहीं है। और 35,000 40,000 करोड़ की बड़ी बड़ी एकलव्य विद्यालय, नवोदय विद्यालय ऐसी वहाँ पर स्कूलें बांध दी है, लेकिन उसके अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए स्टाफ नहीं है। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा के नाम पे और अलग अलग जगहों पे, हमारे खास करके ट्राइबल एरिया में जहाँ पर ये मॉडल स्कूल है, एकलव्य विद्यालय है, वहाँ पर टीचर्स की कमी है और उसकी वजह से उसको थोड़ा पढ़ाने में दिक्कत आती है। और उसके साथ साथ जो भी वहाँ पर प्राथमिक जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल चलाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट की स्कूलों में भी उसका मकान बहुत जर्जरित है और उसके अंदर जो सुविधा होना चाहिए ये सुविधा वहाँ पर नहीं है। जो टीचर्स, उसको स्पोर्ट्स की अभी बात हो रही थी, तो स्पोर्ट्स के टीचर्स भी वहाँ पर नहीं है, ड्राइंग के टीचर भी नहीं है। आप लोग बोलते हैं कि खेले गुजरात और जिससे गुजरात, लेकिन वहाँ पर पढ़ाने वाले कोई एक्सपर्ट टीचर्स नहीं है, तो ये कुछ हो सकता नहीं है। तो मैं समझता हूँ इसी तरह से जो भी सुविधा आदिवासी एरिया में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और उसके साथ साथ हॉस्पिटल गांव में देखते हैं तो हॉस्पिटलों के अंदर स्टाफ सिस्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, और उसका जो विभागवार पीडियाट्रिशियन है, एमडी मेडिसिन डॉक्टर नहीं है, उसके बाद सर्जन नहीं है, एनेस्थेटिक नहीं है। तो ऐसी बातों में बताना चाहूँगा कि ये पूरा जनजाति मंत्रालय है, तो जनजाति मंत्रालय मोस्टली जंगलों में, पहाड़ों में रहने वाले लोगों को गांव होता है, और वो लोगों के गांव में जो भी स्वास्थ्य की सुविधा देना है वो सुविधा मिल नहीं रही है। जो एरीगेशन करना है तो आदिवासी विस्तार के लोगों को एरीगेशन की भी कमी है। वहाँ पर जो हमारी सरदार सरोवर डैम, नर्मदा डैम बोलते हैं, उसकी मेन कैनाल गुजरात से राजस्थान के गांव में और सौराष्ट्र के अंदर पानी जाता है। तो मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि हमारे किनारे पे रहते आदिवासी लोग हैं, उसको लिफ्ट इरिगेशन करके वहाँ पर पानी देना चाहिए। तो हमारे गांव में से कैनाल जाती है, लेकिन कैनाल के आसपास रहने वाले जो खेडूत लोग हैं उसको सिंचाई का पानी, इरिगेशन का पानी नहीं मिलता है। और उसके साथ साथ अभी वहाँ पर एक दूसरा प्रॉब्लम होता है, जो भी सिंचाई डैम बनता है आदिवासी लोगों की जमीन जाती है और आदिवासी लोग बेघर होते हैं, उसके लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है। अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषणा किया कि वहाँ पर गुजरात में वघई रिवर लिंक प्रोजेक्ट की घोषणा कर दिया और वहाँ पर डांग के अंदर हंगामा चल रहा है। वो किसको नुकसान होने वाला है? आदिवासी लोगों को नुकसान होने वाला है, वहाँ उसको फायदा नहीं हो रहा है। अभी भी हेजिटेशन चल रहा है और ये वघई रिवर लिंक प्रोजेक्ट को कैंसिल करने के लिए बता रहे हैं। ऐसे 2005-6 के अंदर आदिवासी लोगों को जंगल का पट्टा देना था, तो जंगल का जो पट्टा देना है वो लगभग 1 लाख लाभार्थियों का बाकी है। जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए सरकार के अंदर ये घोषणा किया था कि जो आदिवासी लोग जो इलीगल वहाँ पर कल्टीवेशन करते थे उसको 2005-6 के अंदर पट्टा देने की जो बात कही थी वो दिया नहीं है, और जिसको दिया है तो उसके 7 बार 8 के नकल के अंदर उसका कोई ये नहीं नोंद नहीं हुई है। उसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि आदिवासी क्षेत्रों के अंदर आप बता रहे हैं कि वहाँ पर नेट उपलब्ध नहीं है, बीएसएनएल टावर नहीं है, बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा की बात कर रहे हैं। अभी कोविड-19 के अंदर बच्चों को ऑनलाइन की बात चली, तो ऑनलाइन के अंदर वहाँ पर आदिवासी लोगों के पास जो मोबाइल फ़ोन है वो सादा फ़ोन होता है, एंड्रॉयड फ़ोन होता नहीं है, और इतना महंगा फ़ोन कोई रखता नहीं। तो उसके अंदर बीएसएनएल टावर की सुविधा हर गांव में, भारत सरकार की तरफ से मैं ये मांग करता हूं कि हमारे ट्राइबल एरिया पूरा देश के अंदर और गुजरात के अंदर जितने रिमोट एरिया है, रिमोट एरिया के अंदर बीएसएनएल टावर की सुविधा दिया जाए, ताकि हमारे बच्चों को और
जो भी गांव में सर्विस करते हैं, जो लोग सर्विस करते हैं, जो एएनएम नर्सिस है, टीचर्स है, तलाटी है, तो उन लोगों को भी आने जाने की सुविधा और कम्युनिकेशन करने की सुविधा मिलनी चाहिए। उसी तरह जहाँ पर वन धन की योजना भी बनाई, तो उसके अंदर खेडूतों को डबल भाव उसको मिलना चाहिए अनाज का, तो ये भी नहीं मिल रहा है। वहाँ पर आप लोग बोलते हैं कि भाई वहाँ पर डबल भाव मिलेगा, लेकिन महंगाई इतनी बड़ी है कि उसके अंदर भी उसको ये नहीं हो सकता है। उसी हिसाब से रोजगार की बात करें तो आदिवासी क्षेत्रों के अंदर बहुत से लोग ऐसे पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, डबल ग्रेजुएट है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलती है। मैं आपके जरिए डिमांड करता हूं सरकार से, भारत सरकार से और होम मिनिस्टर से और डिफेंस मिनिस्टर से कि हमारे एरिया में बहुत से, मध्य प्रदेश बॉर्डर लगता है, राजस्थान बॉर्डर लगता है, महाराष्ट्र बॉर्डर लगता है, वहाँ पर बिरसा मुंडा एक रेजिमेंट वहाँ पर खोला जाए और गरीब आदिवासी लोग जो है वो बहुत मजबूत है, शारीरिक संबंध, शारीरिक उसकी बहुत अच्छी ताकत वाले लोग होते हैं, तो वहाँ पर बिरसा मुंडा रेजिमेंट बनाए और वहाँ पर आदिवासी ऐसे लोगों को एक रोजगार का अवसर मिले, देश की सेवा करने का अवसर मिले। उसी हिसाब से ये भी मेरी डिमांड है। और उसके साथ साथ ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप पूरा ट्राइबल एरिया के अंदर जितनी भी रेलवे लाइन जाती है, तो रेलवे लाइन के अंदर जो भी प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, काम चल रहा है, लेकिन समय सीमा पे वो काम खत्म नहीं होता है। अभी गुजरात के अंदर मध्य प्रदेश गुजरात की सरहद दोनों जोड़ने के लिए रेलवे लाइन चालू है, 2012 में उसको पूरा करना था। ये गरीब आदिवासी लोग मजदूर वहाँ पर मजदूरी के लिए पलायन होते हैं, माइग्रेशन होता है, तो उसको रोकने के लिए अगर तो उसको थोड़ा सरल मुसाफरी करने के लिए, उनको कम भाड़ा में मुसाफरी करने के लिए रेलवे का जो प्रोजेक्ट चलता है उसके अंदर भी थोड़ा ज़्यादा फंड दे के रेलवे प्रोजेक्ट का काम जल्दी खत्म करे तो आदिवासी लोगों को आने जाने की सुविधा रह सकती है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिजली का, तो बिजली के अंदर भी यही प्रॉब्लम है। आदिवासी खेडूत लोगों को रात को बिजली देते हैं, दिन में उसको बिजली मिलती नहीं है और इतनी महंगी है। वहाँ पर जंगल के अंदर हमारे सभी लोग, पूरा इंडिया के हमारे इंक्लूडिंग गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये पूरा जंगल में रहते हैं। वहाँ पर कोई जंगली जानवर का कोई ना कोई खतरा रहता है और रात को चोरी लूटपाट भी होती है। वहाँ पर खेती कैसे करें? तो देश के अंदर जो भी ट्राइबल एरिया है, वो ट्राइबल एरिया के अंदर बिजली रात की बजाय दिन के अंदर बिजली मिले, ये भी हमारी मांग है। तो उसी हिसाब से जितने भी खेडूत लोग हैं वो अपने दिन में काम करें। इंडस्ट्रीज वालों को रात को देना चाहिए, उद्योगपतियों को तो रात में चलाए, दिन में चलाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो वहाँ पर खेडूत लोगों को रात को क्यों बिजली देती है? और बिजली इतनी महंगी कर दिया है कि खेडूत लोग बिजली लेना भी मुश्किल कर दिया है। तो उसी हिसाब से आप हमारी डिमांड जो है ट्राइबल लोगों की, वो ध्यान में रखते हुए आप लोग काम करें और ये हमारी डिमांड पूरे देश के अंदर से जितना भी ट्राइबल एरिया है वहाँ पर सुविधा देने का काम करें। प्रधानमंत्री सड़क आवास योजना की बात अभी कर रहे थे, मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री सड़क योजना सैंक्शन हुई है, लेकिन पर्यावरण के नाम पे फॉरेस्ट एरिया वाले जो भी ऑफिसर्स है वो परमिशन देते नहीं है और प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम आज भी डिले पड़ा है। तो ऐसे रोड का जल्दी मंजूरी मिलने के लिए पर्यावरण विभाग का संपर्क करके आदिवासी ट्राइबल एरिया में प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो रोड बनना है वो जल्दी खत्म करे, ऐसा हमारा डिमांड है। और उसके साथ साथ ये जंगल की जमीन सनद देने का काम 2005-6 में जो किया था, वो देने का काम भी तुरंत करवाने के आदेश भारत सरकार की तरफ से हर राज्यों में जा सके और लोगों को ऐसा पट्टा मिलने का काम कर सके। इतनी बातों के साथ ज़्यादा वक्त न लेते हुए आपका और मेरी पार्टी की तरफ से मेरे को बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राठवा जी। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्री अबीर रंजन विश्वास। Opportunity, sir, there are 23.5%. જો આપે બોલી લાઈવ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न करी હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન દબાઈ ઓલ ઓપ્શન દબાવશો।